अध्याय 8 क्या चल रहा है बेटा जी? अध्याय 8 चल रहा है। हम उर्वरकों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम उर्वरकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कल पढ़ रहे थे कि फास्फेट उर्वरकों का वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर हम पहला जो सारे जल में मिले वो हम कर चुके हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं साइट्रिक अम्ल अथवा साइट्रेट में मिले। आगे लिखिए सेकंड, साइट्रिक अम्ल अथवा साइट्रेट में विलय फास्फेट युक्त उर्वरक। फास्फेट युक्त, देखिए बेटा जी, आपका एक तो है साइट्रिक अम्ल, क्या है आपका? साइट्रिक अम्ल है, और एक है आपके साइट्रेट, क्या है आपका? साइट्रेट। पर साइट्रिक अम्ल और साइट्रेट में विलय उर्वरक जो होंगे, मतलब इनके अंदर ऐसे उर्वरक जो इनके अंदर विलय हो जाए वो क्या कहलाएंगे? आपके साइट्रिक अम्ल अथवा साइट्रेट में विलय फास्फेट युक्त उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, तो इन उर्वरकों का यहाँ पर वर्गीकरण आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन उर्वरकों में फास्फोरस जल विलय, इसमें लिखिए इन उर्वरकों में फास्फेट साइट्रिक अम्ल अथवा साइट्रेट में विलय होते हैं। मैंने लिखा है कि इन उर्वरकों में फास्फेट साइट्रिक अम्ल अथवा साइट्रेट में विलय होता है। मतलब ऐसे उर्वरक या इन उर्वरकों में उपस्थित जो फास्फेट जो है वो साइट्रिक अम्ल या साइट्रेट में आपके विलय होगा। पहली लाइन आपकी है, सिंपल सी लाइन है। दूसरी लिखिए इसमें कि फास्फेट HPO4- के रूप में मिलता है। फर्स्ट तो ये थी। दूसरा लिखिए फास्फेट HPO4- के रूप में प्राप्त होता है। HPO4- के रूप में प्राप्त होता है। अब कह दोगे कि साहब इसके फास्फेट किस रूप में मिलेगा? तो भैया आपको कहना है कि HPO4- के रूप में मिलेगा। HPO4- रूप में इसके अंदर फास्फेट मिलता है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर प्रमुख उर्वरक, इसमें पहला उर्वरक लिखिए बेसिल स्लेग। अब देखिए बच्चों, बेसिल स्लेग जो है इसके अंदर P2 आपके जो है यहाँ पर P2O5 क्या होगा? आपके P2O5 जो है वो कितना परसेंट मिलेगा? इसके अंदर लिखो P2O5 बराबर आपके 13 से 18% मिलता है। कितना मिलता है? 13 से 18% मिलता है। नेक्स्ट लिखिए दूसरा डाई कैल्शियम फास्फेट, दूसरा डाई कैल्शियम फास्फेट
कैल्शियम फास्फेट में आपका P2O5 जो मिलेगा, P2O5 34 से लेकर के आपके 39%, 34 to 39% आप लोग इसमें मिलता है। रेनेनिया फास्फेट तीसरा, रेनेनिया फास्फेट। अब रेनेनिया फास्फेट में आपके P2O5 जो मिलेगा, P2O5 जो मिलेगा, ये मिलेगा 23 से लेकर के 25%, 23 से लेकर के 25%। चौथा लिखिए हड्डी का चूर्ण, हड्डी का चूर्ण, हड्डी का चूर्ण। तो देखो बच्चों, आपके साइट्रिक अम्ल में मिले फास्फेट युक्त उर्वरक जिसके अंदर आपका क्या मिलता है, फास्फोरस मिलता है। क्या मिलता है, फास्फोरस मिलता है। देखो बेसिल स्लेग है आपका, ये क्या है आपका उर्वरक, बेसिल स्लेग, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, फास्फोरस मिल रहा है। डाई कैल्शियम फास्फेट है, जिसके अंदर भी आपको क्या मिल रहा है, P2O5 मिल रहा है। रेनिनिया फास्फेट है P2O5, इसके अंदर भी P2O5 मिल रहा है। और हड्डी का चूर्ण, अब आप सोचोगे गुरुजी हड्डी का चूर्ण का उर्वरक थोड़ी होता है। हड्डी का चूर्ण जो है मतलब किसी भी जानवर की हड्डी ले लो या आप लोग इंसान की हड्डी ले लीजिए, वो हड्डी मजबूत कब होती है, जब कैल्शियम के साथ में फास्फोरस मिलता है। जब कैल्शियम के साथ में फास्फोरस मिलता है और साथ में विटामिन डी जो है वो मिलकर के इन हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं। अब जब आप हड्डी को पीस दोगे, हड्डी को पीस दोगे तो पीसने के बाद में उसमें जो उसके तत्व घटेंगे, मतलब उनके तत्वों का विघटन होगा, तो कैल्शियम और फास्फोरस के रूप में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो फास्फोरस की हड्डियों से के चूर्ण से फास्फोरस मिलता है। ठीक है, आगे लिखिए इसमें तीसरा, जल एवं साइट्रिक अम्ल में मिले। चौथा लिखिए तीसरा इसमें जल एवं साइट्रिक अम्ल, जल एवं साइट्रिक अम्ल में मिले फास्फेट युक्त उर्वरक, फास्फेट युक्त उर्वरक। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, जल में मिले। दूसरा पॉइंट क्या बताया, साइट्रिक अम्ल और आपके साइट्रेट में मिले। तीसरा पॉइंट क्या है, आपके जल में और साइट्रिक अम्ल दोनों में मिले होगा। किसके अंदर मिला होगा, जल में और साइट्रिक अम्ल दोनों में मिले होंगे। तो ऐसे उर्वरक आप क्या करेंगे, फास्फेट युक्त, या जल में मिले और साइट्रिक अम्ल में मिले फास्फेट युक्त उर्वरक कहलाते हैं। इसमें लिख लीजिए, यह केवल खनिज अम्लों में मिले होते हैं। फर्स्ट लिखिए इसमें, यह केवल खनिज अम्लों में विलय, यह केवल खनिज अम्लों में विलय होते हैं। दूसरा लिखिए इसमें, इनके उर्वरक। अब बेटा देखिए, जो आपके ये जो उर्वरक है कौन से, जल और साइट्रिक अम्ल में मिले उर्वरक जो है वो कौन कौन से, पहला लिखिए इसके अंदर राक फॉस्फेट। अब ग्रुप फॉस्फेट जो होगा इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, P2O5। क्या मिलेगा, P2O5 मिलेगा। और P2O5 कितना परसेंट मिलेगा बच्चों, आपके 20 से 40%। कितना मिलेगा, 20 से 40%। दूसरा लिखिए इसमें, आपके बेटे
फॉस्फेट भी आपने दो प्रकार के दिए हुए हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। तो इसमें ए डाल दो, उदयपुर रॉक फास्फेट। इसके अंदर आपकी P2O5 जो है, इसकी जो परसेंटेज मात्रा जो मिलेगी वो 30 to 30 से 39% मिलती है। बी आगे लिखो मसूरी रॉक फास्फेट। अब मसूरी रॉक फास्फेट में P2O5 की जो परसेंटेज मात्रा जो है ये मिलती है 16 से 20%। कितनी मिलती है? 16 से 20% ये मिलती है। कितनी मिलती है? 16 से 20% मिलती है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, हड्डी का चूरा। अब हड्डी का जो चूरा जो है इसमें 3 से 4% आपको क्या मिलता है? P2O5 मिलता है। क्या मिलता है? हड्डी के चूरे में 3 से 4% P2O5 मिलता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर ये P2O5 3 से 4% यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें तीसरा, वाष्पित हड्डी का चूरा। अब वाष्पित जो हड्डी का चूरा जो होगा इसमें आपके P2O5 जो मिलेगा वो 22% से लेकर के आपके 25% मिलता है। कितना मिलता है? 22% से लेकर के 25% आप लोगों को मिलेगा। क्या मिलेगा? P2O5 मिलेगा। क्या मिलेगा? P2O5 आपके मिलेगा। उतारिए इसको, भाप बनाना गरम करना नेक्स्ट लिखिए, उतारिए। क्या वाली हो गया? कल उतार दी क्या? चलिए भैया लिखिए आगे, पोटाशिक उर्वरकों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है आपके पोटाशिक उर्वरकों का वर्गीकरण। तीसरा, पोटाशिक उर्वरकों का वर्गीकरण। अब पोटाशियम युक्त उर्वरक, पोटाशियम का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोगों के पोटेशियम होता है। पोटाशियम का मतलब क्या होता है? पोटेशियम होता है। ऐसे उर्वरक जिनके अंदर क्या मिलेगा? पोटेशियम मिलेगा, वो क्या कहलाते हैं? पोटाशियम उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोटाशियम उर्वरक कहलाते हैं। अब इसमें लिखिए यह दो प्रकार के होते हैं साहब, यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट डालिए क्लोराइड युक्त पोटाशियम उर्वरक, क्लोराइड युक्त पोटाशियम उर्वरक, क्लोराइड युक्त पोटाशियम उर्वरक। अब इसके अंदर
करना है, इसमें लिखिए, इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश अथवा पोटेशियम क्लोराइड सम्मिलित है। इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा अथवा पोटेशियम क्लोराइड सम्मिलित है या रखे गए हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हो। क्लोराइड सम्मिलित है, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl होता है कि नहीं होता? पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है कि नहीं होता है? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। आगे दूसरा लिखिए इसके अंदर आप लोग, सबसे सस्ता पोटेशियम क्लोराइड के साथ यह सबसे सस्ता पोटाशियम उर्वरक है। पोटाशियम उर्वरक है, यह सबसे सस्ता पोटाशियम उर्वरक है। क्या है बच्चों, ये सस्ता है, तो सस्ता है तो होना है, महंगा है तो दूसरा है, यही होता है ना भैया। जो चीज सबसे सस्ती मिले वही चीज खरीदनी, और महंगी मिले उसको नहीं खरीदनी। तो भैया जो सस्ती और अच्छी सुंदर और टिकाऊ उर्वरक जो होते हैं उन्हें खरीदा जाता है, क्योंकि ज्यादा महंगे खरीदोगे खेती आप लोगों में होगी नहीं इतनी ज्यादा, तो उसका पैसा कहां से निकलेगा, ठीक है ना। तो भैया सबसे सस्ता और अपना है, ठीक है। और महंगा है तो दूसरों का है, ठीक है। लिखिए आगे, भारत में 60% पाया जाता है। भारत में 60% पाया जाता है, ठीक है साहब। भारत में 60% पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा लिखिए, क्लोराइड विहीन पोटाशियम उर्वरक, क्लोराइड विहीन पोटाशियम उर्वरक। देखिए बालों, क्लोराइड विहीन पोटाशियम उर्वरक मतलब ऐसे पोटाशियम उर्वरक जिनके अंदर क्लोराइड नहीं मिलता है, क्लोराइड विहीन पोटाशियम उर्वरक कहलाते हैं। अब आपका थोड़ा बढ़ाने के लिए ये भी लिख सकते हो आप लोग कि ये शरीर में बात कर रहा हूँ आप लोगों को लिखने के लिए 12th क्लास के अंदर एग्जाम के लिए। अब जेड ग्रेड ICR वगैरह दोगे तो वहां पे लिखोगे नहीं, वहां तो आएगा फलाना पोटाशियम निम्न में पोटाशियम उर्वरक है ABCD टिक। अगर गलत में गया तो आपका एक नंबर टिक हो जाएगा 0 पे, ठीक है ना। तो ऐसा सिर्फ ये 12th क्लास के लिए कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि क्लोराइड विहीन उर्वरक क्या कहलाते हैं, क्लोराइड विहीन उर्वरक आप लोग क्या कहलाते हैं। एक्स्ट्रा में यदि आप लोग लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, क्लोराइड विहीन उर्वरक पोटाशियम उर्वरक का मतलब ऐसे पोटाशियम उर्वरक जो जिनके अंदर क्या मिलता है, क्लोराइड मिलता है, क्लोरीन मिलती है, ठीक है। अब क्लोरीन की बोतल के लिए जरूरी होती है। दूसरा आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो आपके क्लोराइड विहीन। अब क्लोराइड विहीन क्या लिखोगे कि साहब ऐसे पोटाशियम उर्वरक जिनके अंदर क्लोराइड नहीं मिलती है, क्लोराइड विहीन पोटाशियम उर्वरक कहलाते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप क्या लिखते हो, बता तो दिया मैंने, अब लिखना क्या है वो अब आप देखो। आगे देखिए, क्लोराइड विहीन इसमें लिखिए, इसमें पोटेशियम सल्फेट, इसमें
पोटेशियम सल्फेट, इसमें पोटेशियम सल्फेट 48 से 52%, 48 से 52%, पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट 44%। ठीक है, आगे लिखो इसमें पोटेशियम कार्बोनेट, क्या लिखोगे बच्चों? पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट 65%, कितना प्रतिशत? 65%। और इन सभी में जो पोटेशियम मिलेगा वो बच्चों K2O की फॉर्म में मिलेगा। किसकी फॉर्म में मिलेगा? K2O की फॉर्म में आप लोगों को इन सभी के अंदर ये पोटेशियम मिलेगा। किसके अंदर? K2O के रूप में। जब ये विघटित होगा तब K2O की फॉर्म में बदल जाएगा। और ये किसको मिलता है? पादपों को या सूक्ष्म जीवों को प्राप्त होता है। अब देखो पोटेशियम सल्फेट, इसके अंदर क्या है? सल्फेट, क्लोरीन नहीं है। दूसरा देखो नाइट्रेट, इसके अंदर क्या है? नाइट्रेट है। आपके क्या नहीं है? क्लोरीन नहीं है। पोटेशियम कार्बोनेट, इसके अंदर पोटेशियम कार्बोनेट आया, पोटेशियम क्लोराइड लिखा नहीं, पोटेशियम क्लोराइड क्या है? यहाँ पर है, तो इसके अंदर आपकी क्लोरीन उपस्थित नहीं होगी। क्या नहीं होगी? क्लोरीन उपस्थित नहीं होगी। ठीक है, आगे लिखिए इसके अंदर यौगिक उर्वरक, चौथा लिखो यौगिक उर्वरक, चौथा लिखिए यौगिक उर्वरक। अब देखिए बेटा जी, अब तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके उर्वरक यहाँ पर 2 प्रकार के, एक तो ऐसे उर्वरक जो क्या नाम से पर्टिकुलर एक पोषक तत्व की प्राप्ति के लिए ही काम में लिए जाए। अब जबकि दूसरा मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ऐसे उर्वरक जो क्या नाम से एक से अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए काम में लिए जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो एक नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। वर्ष 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के जो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है हम उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो आपके सामने झंडे गाड़ रहा है 2 से ज्यादा, कौन? यौगिक। अगर 2 से ज्यादा पोषक तत्व आपको मिलेंगे या 2 तो मिलेंगे साथ, तो 2 से अधिक या 2 पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए आपके यौगिक उर्वरकों को काम में लिया जाता है। जो अभी तक पढ़ रहे थे आप लोग, नाइट्रोजन उर्वरक आप लोग पढ़े, पोटेशियम उर्वरक आप लोग पढ़े, और आप लोगों ने क्या नाम से जितने भी उर्वरक अभी पढ़े हैं उन सभी के अंदर एक पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही थी। जबकि अब आप लोग करोगे 1 से अधिक तत्वों की। लिखिए इसके अंदर इस प्रकार के उर्वरकों में, इस प्रकार के उर्वरकों में एक से अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति भूमि पोषक तत्व की प्राप्ति ऐसे लिख लो, मृदा को होती है। मृदा को होती है। देखिए बच्चों, आपके इस प्रकार के उर्वरकों में एक से अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति किसको होती है? मृदा को। अब फिर मृदा से वो कहां जाती है? आपके पादपों में जाती है। तो इस चीज का रखना, पहले कभी भी कोई चीज डालोगे पादपों को देने के लिए
तो डायरेक्ट पालन की जड़ को उसमें मत डुबो, क्योंकि डुबोने के चक्कर में पूरी फसल खराब कर दोगे। सपोज करो उखाड़ रहे हो, डाल रहे हो, फिर लगा रहे हो, उखाड़ रहे हो, डाल रहे हो, फिर लगा रहे हो, कोई ऐसे मुद्दा मत कर देना। ठीक है, क्या करना है, हमेशा आपको पता है कि उर्वरकों को या तो जैसे खड़ी फसल में छिड़काव दिया जाता है, या उर्वरकों को क्या किया जाता है, जब फसल बोई नहीं जाती उससे पहले उर्वरकों का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब देना कहाँ है आपको, उर्वरकों को मृदा में देना है। तो पोषक तत्वों की प्राप्ति सबसे पहले किसको होगी, मृदा को, फिर मृदा की बाद में किसको होगी, पादपों को होगी, किसको होगी, पादपों को होगी। समझ गए, बैठ गए, एक से साल आगे चलो। इसमें लिखिए आगे, उदाहरण लिखिए डाई अमोनियम फॉस्फेट। उदाहरण डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। भैया डाई अमोनियम जो फॉस्फेट जो है इसका आपके एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। डाई अमोनियम, देखो अमोनियम तो मिल रही है, अमोनियम के नाम क्या है, नाइट्रोजन, और फॉस्फेट में क्या मिल जाएगा आपको, फास्फोरस मिल जाएगा। तो दोनों तो मिल गए, तो क्या कहलाते हैं आपकी यौगिक उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक उर्वरक कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एकल उर्वरक, पांचवा डाल दीजिए, एकल उर्वरक। एकल उर्वरक, इसमें लिखिए वे उर्वरक जिनके द्वारा, वे उर्वरक जिनके द्वारा मृदा में केवल एक पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, एकल उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, एकल उर्वरक कहलाते हैं। जैसे यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, आदि, ये पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, सिंगल सुपर फास्फेट। तो आप लोग कह सकते हो कि उर्वरकों को उनकी पोषक तत्वों के आधार पर दो भागों के अंदर बांटा गया है, एक तो एकल उर्वरक और दूसरा यौगिक उर्वरक। यौगिक उर्वरक में क्या होगा कि यौगिक उर्वरकों से मृदा को एक से अधिक तत्वों की प्राप्ति होती है, जबकि एकल उर्वरकों द्वारा से केवल एक तत्व की पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे आपके यूरिया है और आपके सिंगल सुपर फास्फेट है, क्या काम में आता है, नाइट्रोजन के लिए आता है। ठीक है, आपके यहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट दिया हुआ है, नाइट्रोजन के भी काम में आ रहा है, और आपके क्या नाम है फास्फोरस या फास्फोरस देने के अंदर भी काम में आ रहा है, आप लोगों को दोनों काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार के उर्वरक आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के एनवायरमेंट में बदलाव होगा। पढ़ाई के एनवायरमेंट में मतलब ये एनवायरमेंट बात नहीं कर रहा, बारिश आएगी, तूफान आएगा, ऐसा नहीं है हमें। आपके अब आपने विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का यहाँ पर वर्गीकरण पढ़ा है। ठीक है, अब आप लोग जो वर्गीकरण में दिए हुए उर्वरक जो है, अब उनके बारे में पढ़ोगे। उनके अंदर यहाँ पर 4 पॉइंट है, जैसे संगठन हो गया, उनके गुण हो गए, मृदा में अभिक्रिया हो गई। ठीक है, और मृदा उसके क्या प्रभाव पड़े, ये चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हो। पॉइंट टू पॉइंट में करना चाहूंगा और पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डालिए यूरिया।
चलिए बच्चों डालिए यूरिया। यूरिया हानि फॉर्मूला क्या होता है यूरिया NH2CO NH गुड वेरी NH2CO NH मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमेशा सूत्र। सबसे पहले क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, यदि पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि जितने भी उर्वरक में बताओ कि रासायनिक सूत्र आपको जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पर देगा उर्वरक का नाम दे देगा और उसका रासायनिक सूत्र आपको मिलेगा। कि यहाँ पर नहीं काम में आएंगे तो आपके जब प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में जब यहाँ पर स्पॉटिंग लगेगी आपके स्पॉटिंग के अंदर उर्वरकों के नाम, रासायनिक सूत्र और उनका रंग पूछा जाता है। ठीक है, तो वो चीज भी आप लोगों को बतानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें सबसे पहले संगठन। फर्स्ट लिखिए संगठन। फर्स्ट लिखिए संगठन। इसमें भी ये लिखो नमी युक्त कुल भार बराबर 10%। नमी युक्त कुल भार बराबर 1.0%। मतलब आपके जो नमी की जो इसके अंदर मात्रा जो होगी, किसकी नमी की जो इसके अंदर मात्रा होगी आपके इसके अंदर कितनी होगी 1.0% नमी की मात्रा होगी, क्योंकि ऐसे उर्वरक हैं ये जो नमी को जल्दी पकड़ते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है नमी से दूर रखा जाता है। तो ऐसे उर्वरकों के अंदर आपको क्या आता है यूरिया आता है। क्या आता है यूरिया। आप लोगों ने देखा नहीं होगा मेरे समझ लो कि सबसे पहले के समय, अगर आज से थोड़े टाइम पहले इनको किसके अंदर भरा जा रहा था, इनको जो टाट आते थे, टाट बोरी आती थी, बोरी, उन बोरी के अंदर इनको भरा जाता था। ये लोकेशन है लोकेशन है क्या बना लोकेशन बेटा नया एडमिशन है क्या? अच्छा चलो ठीक, लेट हो गए थे, कहीं चले गए थे, पैसा नहीं। चलो मैं बता रहा था कि नमी की कुल मात्रा जो है 1.0% होती है। पहले इनको क्या किया जाता था कि आपके टाट के जो बोरे होते थे, इसके बोरे होते थे, टाट के जो बोरे होते थे, उन टाट के बोरों के अंदर इनको भरा जाता था। अब टाट के बोरों से क्या करते थे, अभिक्रिया कर लेते थे। सभी की बात बता रहा हूं, सभी की। तो उनसे अभिक्रिया करने के बाद में क्या होता था कि टाट को गला देते थे, और गलाने के बाद आपका जो उर्वरक जो है वो भी खराब हो जाया करता था। और आजकल क्या होगी, इनको पॉलीथीन से बने हुए जो कट्टे आते हैं उनके अंदर इनको पैक किया जाता है ताकि इनके अंदर नमी प्रवेश न करे। इनका स्टोरेज जो किया जाता है नमी विहीन जगहों पर इनका स्टोरेज किया जाता है। ऐसी जगह मत कर दीजिएगा कि जहां पर कमरा चूर रहा है, पानी आ रहा है, वहां पर इनका स्टोरेज यूरिया जो है हो जाओ काम आ जाओ, काम में वो नहीं आएगा। वो सारे जो आपको पोषक तत्व जो है ना वो पानी में डूब करके और सारा बह जाएगा। फिर नाले में पेड़ पौधे उगे होंगे ना, उनको मिलेगी नाइट्रोजन बढ़िया फ्रेश। अब जो पेड़ पौधे होंगे बड़े बड़े। ठीक है, आगे लिखिए इसके अंदर नाइट्रोजन की जो बेटा इसके अंदर मात्रा जो होती है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज इसके अंदर होता है आपको पता है 46.0% होता है। कितना परसेंट होता है? 46.0%। दूसरा लिखिए बाई यूरेट प्रतिशत जो होता है, तीसरा बाई यूरेट प्रतिशत, मतलब इसके अंदर बाई यूरेट भी मिलता है। इसको भी पढ़ोगे आप लोग। इसके अंदर बाई यूरेट जो मिलता है वो आपको मिलेगा 1.5%। क्या मिलता है? 1.5%। अब बाई यूरेट कैसे बनता है, क्यों हुआ इसमें बाई यूरेट, क्यों पैदा हो गया? भाई साहब, जब यूरिया को बनाया जाता है, जब यूरिया को टेम्परेचर दिया जाता है और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आप इसको दोगे तो आपके यूरिया दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं। तो यूरिया दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो
बायोयूरेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बायोयूरेट का। मैंने इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया, आगे जब इसकी बात आएगी तब आपके पता करेंगे, ठीक है। बायोयूरेट बनता कैसे बता दिया मैंने। चौथा देखिए, इसमें गोल कणाकार जो गणित देखिए, इसके जो गोल कण जो है, कण कैसे याद करते हैं? कण लिख लीजिए, इसमें कण, गोल आकृति के होते हैं। कण क्या होते हैं? गोल आकृति के होते हैं। संगठन में ही आप लोग एक और चीज लिख लीजिए, पांचवा रंग। रंग कैसा होता है इनका? सफेद। कैसा होता है? सफेद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके गुण। गुण लिखिए, पहला ही गुण यही है आपका कि सफेद दानेदार होता है। पहला गुण क्या है इसका? सफेद दानेदार होता है। दूसरा गुण लिखिए, जल में विलय होता है, मतलब इसको जल के साथ में उपयोग किया जा सकता है, जल में विलय होता है। तीसरा ये नमी शीघ्र ग्रहण करता है, नमी शीघ्र ग्रहण करता है, नमी शीघ्र ग्रहण करता है। चौथा लिखिए, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। आगे नेक्स्ट लिखिए, मृदा में अभिक्रिया। तीसरी, मृदा में अभिक्रिया। अब आपकी मृदा में क्या अभिक्रिया करेगा, ठीक है, वो पढ़ाएंगे हम कल, ठीक है।